स्टूडेंट्स, टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जब भी हम इतिहास यानी हिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ढेरों तारीखें और उन्हें रटने का सिरदर्द, है ना? बहुत से लोग कहते हैं कि इतिहास बहुत बोरिंग विषय है, लेकिन आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 के पहले अध्याय कैसे, कब और कहाँ के जरिए इस सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इतिहास तारीखों का नहीं, बल्कि समय के साथ आए बदलावों का सफरनामा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए काफ़ी नोट्स भी बनाए हैं। तो टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहला, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हम तारीखों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे हम अवधियां या काल कैसे तय करते हैं, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे औपनिवेशिक क्या होता है। और फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे इतिहास के स्रोत। इतिहास को हम किन किन स्रोतों के जरिए जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। क्या स्टूडेंट्स, आपके लिए भी कोई ऐसी तारीख है जो महत्वपूर्ण है? इतिहास में हर चीज की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती। कुछ बदलाव लंबे समय में आते हैं। जैसे हम लोग रोज सुबह चाय या कॉफी पीते हैं, उसकी शुरुआत किसी एक तय तारीख को नहीं हुई थी। और न ही किसी राजा ने एक दिन सुबह उठकर अचानक यह कहा कि आज से हम सब चाय पियेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो तारीखें हैं, इतिहास जो है, इतिहास में हर चीज को एक निश्चित तारीख में नहीं होती है। जैसे चाय पीने की शुरुआत हुई, तो चाय पीने की शुरुआत किसी एक निश्चित तारीख से तो नहीं हुई थी कि आज राजा का मूड अच्छा है, राजा ने बोल दिया कि आज से सभी को चाय पीना है, आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इतिहास में हर चीज की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती। तो ये जो चाय वाला कॉन्सेप्ट है, जो यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर धीरे धीरे चढ़ा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चाय की शुरुआत हुई चाय पीने की, वह एक किसी निश्चित तारीख, एक निश्चित समय पर नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे लोगों की जुबान पर इसका स्वाद आया, लोगों ने टेस्ट किया और फिर तब से यह चाय का सिलसिला शुरू होता गया और चलता गया। हम तारीखों को महत्व देते हैं। हम तारीखों को शायद, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम तारीखों को क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि पुराने समय में इतिहासकार राजा महाराजाओं के राज्याभिषेक, उनकी शादियों, युद्धों और जीतों का हिसाब रखते थे, जिन घटनाओं के लिए सटीक तारीखें बताई जा सकती थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो वास्तव में घटित हुई हैं, इतिहास में इतिहासकारों ने उनके लिए तारीखें निश्चित कर दी हैं। इसीलिए हम उन तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और शायद हमारे वास्तविक जीवन में भी ऐसी तारीखें हैं, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम शायद कभी भुलाना नहीं चाहते, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन आज का इतिहास सिर्फ राजाओं तक सीमित नहीं है। आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हम सिर्फ राजा के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि यह इस बात पर केंद्रित है कि आम लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे और बाजार कैसे बने। यानी आज का जो इतिहास है, वह केवल राजा के बारे में पढ़ना, उसने क्या कार्य किए, क्या नहीं किए, सिर्फ राजा के केंद्र में नहीं है, बल्कि इस बात को भी जानना है कि इतिहास में आम लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, किस तरीके से अपनी घर गृहस्थी चलाते थे, व्यापार करते थे और कैसे बाजार बनते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इतिहास में पढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, हम अवधियां या काल कैसे तय करते हैं। हम किसी टाइम पीरियड को, किसी काल को, किसी समय को किस तरीके से हम उसको निर्धारित करते हैं। हम ऐसा क्यों मानते हैं कि जैसे हमारा स्कूल में भी टाइम होता है कि, या फिर स्कूल में नहीं, हमें इतने समय से लेकर, जैसे हम अपना प्लान बनाते हैं, अपना जो भी प्लान है अपना गोल के हिसाब से 1 मंथ का प्लान बनाते हैं, तो हम उस 1 मंथ में 30 डेज में हमें क्या करना है टारगेट, उसके बाद 15 डेज में, उसके बाद 1 वीक में। तो इस तरीके से हम काल कैसे तय करते हैं।
साल 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। यानी जो भारतीय इतिहास है, भारत का जो इतिहास, उसको 3 कालखंडों में बांटा है। स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं, और अर्थशास्त्री ही नहीं, अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को बांटा है। सबसे पहला है हिंदू काल, दूसरा है मुस्लिम काल और तीसरा है ब्रिटिश काल। यानी कि यह एक ऐसा समय है, हिंदू काल, जहां पर शायद हिंदू राजाओं का शासन रहा होगा। मुस्लिम काल, जहां पर मुगलों का या मुस्लिम राजाओं का शासन रहा होगा। ब्रिटिश काल, जहां पर अंग्रेजों का शासन काल रहा होगा। रहा होगा तो नहीं कह सकते, रहा था। तो यह इस तरीके से भारतीय इतिहास के समय को कालखंड में बांटा है। मिल यानी जेम्स मिल, मिल का मानना था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से बहुत पीछे है। अब हम रहते हैं एशिया में और जेम्स मिल यूरोप के हैं, तो वो कहते हैं कि यूरोप से काफ़ी पीछे हैं एशिया वाले। उनके अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में केवल धार्मिक बैर, जातिगत भेदभाव और अंधविश्वास का बोलबाला था। यानी जेम्स मिल कहते हैं कि जब तक भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक भारत में केवल धर्म की लड़ाइयाँ होती रहती थी। धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से घृणा करते थे। जाति के आधार पर भेदभाव था और अंधविश्वास का बोलबाला था। हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर सिर्फ ऐसा ही था ये कहना थोड़ा अजीब लगता है। तो ऐसा जेम्स मिल का मानना है। उनका सोचना था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। यानी कि जो अंग्रेजी शासन है वो भारत को एक सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, एक अच्छा देश बना सकता है, ये उनका मानना था। लेकिन क्या किसी देश के इतिहास को सिर्फ शासकों के धर्म के आधार पर हिंदू या मुस्लिम काल कहना सही है? अगर किसी देश में किसी क्षेत्र विशेष में राजा हिंदू है तो उसको हिंदू काल कह देना, या राजा मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम काल कह देना सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक ही समय में समाज में कई अन्य धर्म और संस्कृतियां भी फल फूल रही थी। सिर्फ हिंदू हिंदू धर्म ही नहीं विकसित हो रहा था, और भी धर्म थे। केवल मुस्लिम धर्म ही नहीं विकसित हो रहा था, और भी धर्म थे। तो मतलब हमारा देश तो पहले से ही भिन्नता अपने उसमें रखता आया है ना। तो एक ही समय में समाज में कई अन्य धर्म और संस्कृतियां भी फल फूल रही थी। उसके बाद हम जानते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक शब्द तो थोड़ा कठिन सा लगता है, पर है क्या इसका अर्थ? जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े बदलाव लाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी कि जब एक शक्तिशाली देश उस समय पे हमारे लिए, हमारे ऊपर जो हावी हुआ था वो तो इंग्लैंड ही था। तो जब एक शक्तिशाली देश जो होता है किसी दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करता है, मतलब अपना अपना अधिकार जमा लेता है, और वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े बदलाव लाता है, कुछ बहुत बड़े बदलाव, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे अब हम अंग्रेजों का जो देश था इंग्लैंड, उसके संदर्भ में देखें तो भारत को उन्होंने गुलाम बनाया था। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उन्होंने कब्जा भी किया था और काफी बदलाव भी लाया था। तो इसको हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, यहाँ के राजाओं, नवाबों को हराया, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा किया और अपनी मर्जी के मुताबिक कर वसूली की, यानी टैक्स वसूला। तो यह औपनिवेशीकरण ही कहलाता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखते हैं इतिहास के स्रोत। हम इतिहास को किन किन स्रोतों के जरिए जान सकते हैं? आज से 200-250 साल पुरानी बातों के मुख्य रूप से दो बड़े साधन हैं। आज से अगर हमको ना 200 से 250 साल पहले के बारे में जानना हो क्या हुआ था, तो उसके लिए दो मुख्य साधन हैं। सबसे पहला तो है सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेज हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले और समझौते को लिखित रूप से रखना बहुत जरूरी मानते थे। सरकारी रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि अंग्रेज जो थे वो
जो भी निर्देश देते थे, जो भी आदेश देते थे, जो भी फैसले लेते थे और जो भी समझौते करते थे भारतीय राजाओं के साथ, शासकों के साथ, तो उन सबको लिखित रूप में रखना काफ़ी जरूरी मानते थे। इसलिए इसके लिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए जहां इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया। दूसरा जो साधन है वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर ठीक से शासन करने के लिए उसे अच्छी तरह जानना जरूरी है। अगर हम किसी देश पर शासन करेंगे तो उसके पहले उसको जानना जरूरी है। इसलिए उन्होंने पूरे भारत के नक्शे तैयार करवाए। पूरे भारत के नक्शे मतलब भारत तो एक है, पूरे भारत यानी अलग अलग जगहों के, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधों और फसलों के बड़े पैमाने पर सर्वे करवाए। आखिरकार भारत में कौन कौन से मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगती हैं, ठीक है। तो इन सभी की जानकारी इकट्ठी की गई। तो ये दो मुख्य स्रोत हैं आज से 200 से 250 साल पुरानी बातों को जानने के लिए। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं ना, सरकारी रिकॉर्ड हमें सिर्फ वही बताते हैं जो सरकारी अफसर सोचते थे या जो वे दुनिया को दिखाना चाहते थे। इसमें आम जनता, आदिवासियों और किसानों के दर्द और उनकी असल जिंदगी की कहानी अक्सर छुप जाती थी। यानी कि जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं हमें सिर्फ ये ही बताते थे जो अधिकारी लोग सोचते थे, जो काम करते थे और जो वे दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन इसमें आम जनता के जीवन में क्या हो रहा है, आदिवासी लोग कहाँ जा रहे हैं, किसानों का दर्द और उनकी असल जिंदगी, इसके बारे में सब चीज़ें छुप जाती थी क्योंकि इन्हें कोई नहीं पूछता था ना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर और हम इसको जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। हमने चाय का उदाहरण देखा कि इतिहास में हर चीज की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती। लोग कहते हैं कि इतिहास में तारीखें रटना पड़ता है, लेकिन इतिहास में हर चीज की कोई एक निश्चित तारीख नहीं होती। कोई भी अगर बदलाव आता है तो वह एक लंबी प्रक्रिया के दौरान आता है, जैसे चाय का उदाहरण देखा हमने। दूसरे में हम देखते हैं कि हम किसी भी अवधि या काल को कैसे तय करते हैं। यहाँ पर स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। लेकिन धर्म के आधार पर बांट देना भी तो सही नहीं है ना, क्योंकि उस समय पर समाज में कई सारी संस्कृतियां धर्म भी फल फूल रहे थे। औपनिवेशिक का मतलब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाता है। इसके बाद इतिहास को जानने के 2 मुख्य स्रोत हैं। सबसे पहला सरकारी रिकॉर्ड और दूसरा सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण करवाना किसी भी क्षेत्र का। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी को मैंने जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा और जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बाय बाय।